नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम सेहत आपकी में। प्रसाद जी ने कहा कि उस पथ की पथिक कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। राष्ट्र धर्म हो या फिर राजधर्म हो या हमारे नागरिक होने का कर्तव्य हो, हर एक धर्म हम तब बेहतर तरीके से निभा सकते हैं जब हमारा शरीर स्वस्थ हो। कहा भी गया कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी शरीर स्वस्थ है, सुगठित है और मन प्रसन्न है तो हम हर एक धर्म पूरी तरह से पालित कर पाएंगे, उसका पालन कर पाएंगे। तो बिल्कुल सेहत आपकी भी इसीलिए डेडिकेटेड है, इसीलिए प्रतिबद्ध है कि आपका शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। आज जो विषय है वो भी हमारे शरीर को लगातार स्वस्थ बनाए रखने के लिए, हमारे शरीर से विषैले पदार्थ निकालने के लिए वो कार्य करता है, जिसे कहते हैं हमारा वृक्क यानी हमारी किडनी। तो आइए नजर डालते हैं आज के विषय पर। जी हाँ, आज का विषय है किडनी ट्रांसप्लांट विज्ञान से वरदान। और इस विषय पर आज हमसे बात करने के लिए डॉक्टर राहुल यादव साथ में हैं। आप यूरोलॉजिस्ट हैं, आप किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हैं, आप रोबोटिक यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर राहुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल यादव आज दूरदर्शन के माध्यम से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय पे बात करूंगा जो कि किडनी से संबंधित है। जी डॉक्टर राहुल, तो बातचीत की शुरुआत मैं करता हूँ किडनी के रोल से। जैसा कि जनरली हम सभी जानते हैं कि हर एक सिस्टम में कुछ ना कुछ वर्ज्य पदार्थ पैदा होते हैं। हमारे शरीर में भी निश्चित रूप से कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं, कुछ ऐसे चीज़ें बनती हैं जिन्हें शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है, और किडनी एक ऐसा काम है जो इसे छानता है। क्या महत्व है इसका पूरे शरीर में? किडनी का शरीर में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। किडनी शरीर से टॉक्सिन निकालता है, टॉक्सिन मतलब जहर। इसके अलावा किडनी का काम होता है कि खून को बनाना है, हीमोग्लोबिन को बनाना। इसके अलावा विटामिन डी होता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है, शरीर में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना और उसे हड्डियों तक पहुंचाना। ये काम भी किडनी का ही होता है। बीपी को मेंटेन करना, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब सोडियम और पोटेशियम को मेंटेन करना, ये भी किडनी का ही काम होता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे। किडनी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है बॉडी में, और अगर उसमें कभी भी प्रॉब्लम आती है तो बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो प्रॉब्लम्स पे आप आ चुके हैं, और जब किडनी प्रॉब्लमेटिक होने लगती है, हालांकि ये बहुत साइलेंट है, कई बार लोगों को नहीं पता चलता है, लेकिन क्या प्राथमिक रूप से कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं क्या किडनी प्रॉब्लमेटिक होने के हमारे शरीर में? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। जब किडनी, दोनों किडनियाँ 50% खराब होती हैं तो बॉडी में टेस्टों से हमें पता चल जाता है, जिसको हम बोलते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट, वो बढ़ने शुरू होते हैं। जब किडनी, दोनों किडनियों की बात हो रही है, 80% डैमेज होती है तब कोई सिम्टम आता है। अगर मैं कहूँ इनिशियल किडनी फेलियर, किडनी खराब होने का कोई लक्षण नहीं होता। जब किडनी 80-90% खराब होती है, जब लक्षण आने शुरू होते हैं। ये लक्षण बहुत तरह के हो सकते हैं, जैसे शरीर में सूजन आ जाना, पैरों में सूजन आना, अनकंट्रोल्ड बीपी मतलब बीपी बढ़ा रहना, या भूख ना लगना, उल्टी जैसा महसूस होना, काम में दिल ना लगना, कमज़ोरी आ जाना, सांस लेने में तकलीफ़ होना। ये सारे लक्षण जो हैं वो किडनी खराब होने के हो सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई लक्षण कभी भी आता है तो कृपया अपने डॉक्टर से परामर्श लें और जांच कराएं कि यह किडनी के कारण तो नहीं है। क्या जांचें और क्या प्राथमिक उपचार होते हैं? जब भी कोई भी पेशेंट हमारे पास इन सिम्टम्स लेके आते हैं, सबसे पहले हम किडनी फंक्शन टेस्ट करके ये जानते हैं कि बॉडी में किडनी का फंक्शन क्या चल रहा है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड के माध्यम से ये पता लगाया जाता है कि क्या दोनों किडनियों का साइज़ कितना है, क्या वो छोटी तो नहीं हो गई हैं, और उनमें
किडनी खराब होने के संकेत तो नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ यूरिन के टेस्ट होते हैं जिनके माध्यम से पता लगता है क्या उनको कोई डायबिटीज़ तो नहीं है, यूरिन में कोई प्रोटीन तो नहीं आ रहा है। ये बहुत ही इनिशियल टेस्ट है। जब इन इनिशियल टेस्ट से हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि किडनी में कुछ खराबियां आ रही हैं, तो सेकेंड लाइन ऑफ टेस्ट होते हैं जिनके माध्यम से क्या खराबी आ रही है वो पता लगाया जाता है और फिर ट्रीटमेंट किया जाता है। बिल्कुल, ये ट्रीटमेंट तक हम पहुंच चुके हैं, लेकिन कई बार ये जो समस्या है वो लाइलाज हो जाती है और कई बार ऐसी नौबत भी आ जाती है कि अब हमें एक किडनी को बदलकर दूसरी किडनी लगानी पड़ेगी सुचारू रूप से शरीर को कार्य कराने के लिए। कब ये आवश्यक हो जाता है कि अब किडनी बदलनी पड़ेगी? जब ये दोनों किडनियां खराब होती हैं और क्रिएटिनिन एक ब्लड टेस्ट है, जब क्रिएटिनिन 6 के ऊपर पहुंच जाए तो हमारे को ये इंडिकेशन आने लगती है कि ये किडनी क्या वापस आएगी या नहीं आएगी। हम ये 3 महीने तक पेशेंट को दवाइयाँ दे के और प्रॉपर उपचार करके देखते हैं क्या क्रिएटिनिन कम हो रहा है, डाउन तो नहीं हो रहा है। अगर क्रिएटिनिन 6 को क्रॉस करता है और 3 महीने तक वो 6 के ऊपर रहता है तो ये वो पेशेंट्स होते हैं जिनको आगे चल के कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि या तो डायलिसिस होगा या किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है। अच्छा, तो जब ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो किडनी डोनर की ज़रूरत पड़ती है। क्या परिवार के लोग ही किडनी दान कर सकते हैं या परिवार के बाहर के लोग? अगर परिवार के बाहर कोई व्यक्ति देना चाहता है तो उसकी क्या औपचारिकताएं होती हैं, ज़रा विस्तार से बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है। हमारे देश में ट्रांसप्लांट का लॉ है जो 1994 में बनाया गया था। वो लॉ ये कहता है कि जो डोनर हो सकता है वो खाली घर का नज़दीकी रिश्तेदार ही हो सकता है। नज़दीकी रिश्तेदार का मतलब है अगर कोई भी पेशेंट है जिसको हम रेसिपिएंट बोलते हैं, जिसकी किडनी फेल है, उसका स्पाउस, वाइफ या हस्बैंड, दादा दादी, पेरेंट्स, माता पिता, भाई बहन या बच्चे जो 18 साल की उम्र से अधिक है, केवल वही किडनी डोनेट कर सकते हैं। केवल और केवल निजी रिश्तेदार ही किडनी डोनेट कर सकता है, दूर का रिश्तेदार नहीं कर सकता है। अच्छा, तो क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं इसके लिए? और आजकल तो देखा जाता है कि किडनी की एक वृहद स्तर पर किडनी की अवेलेबिलिटी की समस्या है, तो इसके लिए भी क्या कुछ स्टेप्स उठाए जाते हैं? हाँ जी, हमारे देश में क्योंकि एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर किडनी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ वेटिंग लिस्ट फॉर ट्रांसप्लांट बहुत बड़ी है और डोनर की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि जितने भी डोनर हैं वो लिविंग डोनर्स हैं। लिविंग डोनर्स मतलब जीवित डोनर, जो कि रिश्तेदारी हो सकता है। बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज, जैसे घर में आजकल न्यूक्लियर का मतलब छोटा परिवार है, छोटे परिवार के कारण से बच्चे छोटे होते हैं, तो ज़्यादातर अवेलेबिलिटी या तो स्पाउस की होती है, माता पिता की तब होती है जब माता पिता की एक एज सर्टेन एज से नीचे हो, 65 साल से नीचे हो। तो अवेलेबिलिटी की बहुत बड़ी शॉर्टेज है। इस शॉर्टेज को करने के लिए हमारे पास एक ब्रेन डेड पूल होता है। ब्रेन डेड का मतलब होता है कि जो पेशेंट्स कोमा में हैं और जो पेशेंट्स की किडनी ठीक है और किडनी दान करने के इच्छुक है। हमारे देश में स्पेशली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर मैं बात करूं तो एनुअली 4 से 4.5 लाख लोग रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के शिकार होते हैं, जिसमें से 20 से 25 हज़ार लोग ब्रेन डेड हो जाते हैं। मतलब वो कोमा में रहेंगे, कोमा से कभी वापस नहीं आएंगे। वो हमारे पास पूल होता है। अगर वो पेशेंट डोनेट करे किडनी, अगर उसके रिश्तेदार इच्छुक है किडनी डोनेशन के लिए, तो वो डोनेशन का पूल बढ़ सकता है। लेकिन 1% लोग जो ब्रेन डेड होते हैं इंडिया में वो डोनेट करते हैं। अगर वही 100% हो जाए तो हमारी जो वेटिंग लिस्ट है वो कम हो सकती है। स्पेन इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। स्पेन में आफ्टर डेथ बॉडी बिलोंग्स टू स्टेट। स्टेट का मतलब है वो सरकार की बॉडी है, वो जैसा चाहें वैसा किया जा सकता है। सो वहाँ पे वेटिंग लिस्ट बहुत ही कम है। अगर हम वो मॉडल एक्सेप्ट करेंगे एज ए कंट्री तो बहुत लोगों को लाभ मिल जाएगा। बिल्कुल।
बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं, जैसा कि आपने कहा कि बॉडी डेथ होने के बाद वो स्टेट की प्रॉपर्टी हो जाती है कुछ कंट्रीज़ में। तो बहुत सारे ऐसे भारत देश में भी ऐसे लोग हैं जो अपने देश की सेवा के लिए, देश के लोगों के जीवन की सुरक्षा के लिए अपने परिवार के लोगों के अंग को दान करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आखिर प्रक्रिया क्या है? दान करने की प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है। जैसे ही हमारे पास ब्रेन डेड डोनर्स आते हैं, वैसे ही हम एक कमेटी होती है जो कि ये डिक्लेयर करती है कि ये पेशेंट अब कभी कोमा से बाहर नहीं आएगा। वो प्रॉपर सेट ऑफ टेस्ट होते हैं जो हम करते हैं। उस टेस्ट के बाद वो कमेटी डिक्लेयर कर देती है कि ये ब्रेन डेड डोनर है। जब ये कंफर्म हो जाता है कि ये ब्रेन डेड है, तो हमारे पास एक हॉस्पिटल कमेटी होती है जो कि पेशेंट के अटेंडेंट से बात करती है कि क्या आप डोनेट करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। जैसे ही पेशेंट के अटेंडेंट ये बता देते हैं कि यस, हम हमारे रिश्तेदार के अंग डोनेट करना चाहते हैं, उसके बाद सारा प्रोसेस हॉस्पिटल कमेटी लेती है, सारी लीगैलिटीज़ वो पूरी कर देती है और वो पेशेंट जो कोमा में है वो डोनेट कर सकता है। अब बात आती है लिविंग डोनेशन की। अगर कोई रिश्तेदार डोनेट करना चाहता है, रिश्तेदार जो निजी हो, सपोज़ किसी की किडनी फेलियर है और उनकी वाइफ उसको डोनेट करना चाहती है या उनके माता पिता उनको डोनेट करना चाहते हैं, उसका प्रोसेस और भी सिंपल है। जैसे ही डोनेशन के लिए वो हाँ करेंगे, उसके बाद उनके बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि जब उनकी किडनी ली जाएगी तो एक किडनी पे वो आजीवन चलते रहेंगे और उनके जीवन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। उसके लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं ये तय करने के लिए कि किडनी जो उनके पास छोड़ी जाएगी उससे उनके आजीवन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बड़े अच्छे मोमेंट पे, बड़े अच्छे पॉइंट पर आपने अपनी बात को रोका हुआ है, क्योंकि अगर कोई किडनी डोनेट करता है उसका और जो किडनी, फॉरेन किडनी अपने शरीर में इंसर्ट किया जाता है जिसके शरीर में, और उसका शरीर, दोनों का शरीर अब एक नए ऑर्गैन के प्रति सब्सेप्टेबल है, मतलब रिस्पॉन्स करना है उसकी बॉडी को। अब उसकी किडनी ट्रांसप्लांट के बाद की दोनों की आफ्टर लाइफ कैसी होती है, क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, डोनर जो अपनी किडनी डोनेट कर रहा है उसके पास अभी एक किडनी उपलब्ध है। जैसे ही वो अपनी किडनी को डोनेट करेगा, जो बची हुई एक किडनी है वो 70% और फंक्शन को इंक्रीज़ कर लेगी विद इन 7 डेज़, जो दूसरी किडनी कर रही थी। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग आफ्टर डोनेशन जो दाता होता है उसके लाइफ स्पैन पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो अगर हम बात करें रेसिपिएंट जो किडनी ले रहा है, हर किडनी की एक लाइफ है। ऐसा नहीं होगा जो किडनी ट्रांसप्लांट की जाएगी वो आजीवन चलती रहेगी। हमारे पास कुछ पेशेंट्स हैं जो कि 20-25 साल से किडनीज़ पे चल रहे हैं जो ट्रांसप्लांट की गई थी, लेकिन ये कम है। यूजुअली एक किडनी का लाइफ स्पैन 12 से 15 साल होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही किडनी रेसिपिएंट में लगाई जाती है, बॉडी का एक ही पर्पस है कि वो एक फॉरेन बॉडी है और जैसे शरीर में बैक्टीरिया आता है बॉडी उसको साफ़ करना चाहती है, वैसे ही वो उस किडनी को भी साफ़ करना चाहती है। तो कॉन्टीन्यूसली उसको हार्म करना शुरू कर देती है। उसके लिए हम कुछ दवाइयाँ देते हैं इम्यूनोसप्रेशन की, उनकी मदद से ये किडनीज चलती रहती हैं और लाइफ बैक टू नॉर्मल हो जाती है। बट कुछ दवाइयाँ हैं जो लेनी पड़े। मतलब एक संघर्ष है जो शरीर के अंदर चल रहा होता है जब किडनी ट्रांसप्लांट होता है ना? मैं ये कहूँगा ये संघर्ष अगर कोई पेशेंट डायलिसिस पे है तो उससे कहीं कम है, क्योंकि डायलिसिस पे रहने पे होता क्या है कि खाली हर हफ्ते में 2 या 3 दिन खून साफ़ होता है, ना हीमोग्लोबिन बनता है, ना बीपी कंट्रोल रहता है, ना खा पाते हैं, वीकनेस बनी रहती है। ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, लाइफ बैक टू नॉर्मल हो जाती है। बट कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, कुछ दवाइयाँ टाइम पे लेनी पड़ती हैं और इन्फेक्शन से बचना होता है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसे हम बोलते हैं वो वापस आ जाती है। क्या बेसिक डिफरेंस है ट्रांसप्लांट और डायलिसिस में? डायलिसिस एक टेम्परेरी मीन है, जस्ट जिंदगी चल रही है कैसे भी करके, बट उसमें कोई क्वालिटी नहीं है। पेशेंट का काम करने का दिल नहीं करता, चलने का दिल नहीं करता, खाने का दिल नहीं करता, अनीमिया के कारण बहुत वीकनेस रहती है। ये बस ज़िंदगी को चलाने का एक तरीका है, ये क्योर नहीं है। किडनी ट्रांसप्लांट
क्योर है किडनी की बीमारी को ठीक करने का। क्यों? क्योंकि इसके बाद जैसा वो दिनचर्या उसकी पहले थी, जो वो काम जैसे कर रहा था, जिस स्ट्रेंथ से कर रहा था, उसी स्ट्रेंथ से वो आगे करता रहता है। बिल्कुल। ये जो ट्रांसप्लांट और डायलिसिस की बात की, ये एडल्ट्स में तो मान लीजिए ठीक है, हमारे अंदर अच्छी इम्यूनिटी है, हम बेहतर तरीके से कोप अप कर सकते हैं हमारे जो भी चैलेंजेस हैं बॉडी के। लेकिन कई बार जो इन्फेंट्स होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं, वो कई तरह के दूसरे समस्याओं से भी मतलब उनकी इम्यूनिटी का जो स्तर होता है वो हमसे कुछ कम होता है। तो अगर खुदा न खास्ता किसी बच्चे में किडनी ट्रांसप्लांट की नौबत आती है तो क्या चुनौतियां हो सकती हैं और क्या भविष्य होता है उसका? देखिए, ट्रांसप्लांट में हमें बॉडी की इम्यूनिटी को कम करना होता है। जिस पेशेंट में इम्यूनिटी ज़्यादा है उसमें प्रॉब्लम आने के चांसेस कम है। जो भी हम दवाइयाँ देते हैं उनको हम बोलते हैं इम्यूनो सप्रेशन, मतलब इम्यूनिटी को कम करने वाली दवाइयाँ। अगर इम्यूनिटी ज़्यादा है तो प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अगर हम इम्यूनिटी कम करेंगे तो प्रॉब्लम कम हो जाएगी। लेकिन ट्रांसप्लांट बच्चों में भी होता है। मैंने 3 साल के बच्चे का भी ट्रांसप्लांट किया हुआ है, क्योंकि किडनी की प्रॉब्लम कुछ जेनेटिक भी होती है जो बहुत जल्दी आ जाती है। तो अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चों का ट्रांसप्लांट भी पॉसिबल है। लेकिन बच्चों के ट्रांसप्लांट में यूजुअली जो डोनेशन होती है वो माता पिता की तरफ से होती है, बिकॉज ऑफ लव, अफेक्शन, प्यार के लिए। उनमें चैलेंजेस जो हमें आते हैं, क्योंकि बच्चा अगर 3, 8 या 10 साल का है, उसकी बॉडी छोटी है और किडनी उसके हिसाब से बड़ी है, तो किडनी को लगाने में थोड़े चैलेंजेस आते हैं। वो सर्जिकल चैलेंजेस हैं, मतलब जो हमें फील होते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत सारी प्रक्रिया हैं, वो सब करके हम उन चैलेंजेस को ओवरकम कर जाते हैं। जी, चैलेंजेस डेफिनेटली होते हैं और उन आप लोग जैसे धरती के भगवान की तरह उन सारे चैलेंजेस से लड़ते हैं किसी भी बॉडी को सस्टेन रखने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा आ जाता है ट्रांसप्लांट में खर्च का, कि आखिर क्या एक सामान्य मध्यम वर्ग परिवार का व्यक्ति इस खर्च को वहन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये बड़ी पशोपेश की स्थिति होती है उसके लिए। तो क्या कोई फंडिंग संस्थाएं भी हैं इसके लिए या क्या व्यवस्था हो सकती है? पहले बात करेंगे हम कि खर्चा कितना आता है। बेसिकली देखिए, जब भी ट्रांसप्लांट होता है कि एक ट्रांसप्लांट का पैकेज है, इसका अमूमन खर्च 6 लाख रुपए होता है, जिसमें हम डोनर को 3 से 4 दिन रखते हैं, रेसिपिएंट को 7 से 8 दिन रखते हैं, और उसमें ऑपरेशन का खर्चा, दवाइयों का खर्चा सब इंक्लूडेड होता है। लेकिन पेशेंट को ऑपरेशन करने से पहले हमें कुछ जांचें करनी होती हैं। उन जांचों का खर्चा 1 से 1.5 लाख रुपए का होता है। और ऑपरेशन से थोड़ी देर पहले हमें एक स्पेशल इंजेक्शंस का यूज़ करना पड़ता है, ताकि हम बॉडी की इम्यूनिटी को डाउन करें, और जैसे ही हम किडनी लगा रहे हैं बॉडी उसको एक्सेप्ट कर जाए और तुरंत ना किल करे। और उस इंजेक्शन की अपनी एक कॉस्ट है जो लगभग 1.5 से 2.25 लाख रुपए की होती है। तो अगर हम इन टोटलिटी की बात करें कि कितना खर्चा आएगा, खाली सर्जरी का ही नहीं, सर्जरी से पहले एक इम्यूनोसप्रेशन की दवाई का और टेस्टों का, तो वो यूजुअली खर्चा 8 से 9 लाख रुपए का आता है। हाँ, इसके लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध की है। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड अवेलेबल है, जिससे 3 से 5 लाख रुपए सरकार मदद कर देती है इन पेशेंट्स के लिए। तो जो जेब पे आने वाला खर्चा होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। प्लस बहुत सारी NGOs हैं जो कि नीडी पेशेंट के लिए हेल्प करने के लिए तैयार होती हैं, तो उनके कॉन्टैक्ट्स भी अवेलेबल होते हैं जो पेशेंट बात करके उनसे मदद ले सकता है। जी, अब ये जितने भी प्रक्रियाएं आपने बताई इम्यूनोसप्रेशन की या किसी भी फॉरेन बॉडी के अपने शरीर में एक्सेप्टेंस की, ये सारी प्रक्रियाएं आपने अपने हाथों से एज ए सर्जन, एज एक्सपर्ट आपने कर दी। लेकिन जो अंतिम सफलता होती है वो तभी आती है जब एक सामान्य किडनी की तरह वो फॉरेन बॉडी काम करने लगे आपके पेशेंट में। क्या सक्सेस रेट होता है? जो किडनी ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट है, अगर हम बात करेंगे 1 साल का सक्सेस रेट, जो भी किडनी आज लगाई जाएगी लगभग 95 to 98% किडनी 1 साल पे काम कर रही होंगी, प्रॉपरली वर्क कर रही होंगी। अगर यही हम 5 साल का डाटा लेंगे तो 85 to 90% ऑफ द किडनीज आर फंक्शनिंग 5 साल के दौरान पे, और यही हम 10 साल पे जाएंगे तो लगभग 75 से 80% किडनीज काम कर रही होंगी 10 साल पे। लेकिन अब ये आता है कि डायलिसिस का सक्सेस रेट क्या है।
प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अगर मैं आज 100 डायलिसिस के पेशेंट को डायलिसिस शुरू करता हूँ, 60% पेशेंट मुझे 5 साल के बाद नहीं दिखाई देगा। कुछ होगा बीपी के कारण, शरीर में टॉक्सिन बढ़ने के कारण उसकी जीवन में प्रॉब्लम आएगी और वो 60% पेशेंट हमें मिलेंगे नहीं। सो अगर हम सक्सेस की बात करें तो किडनी ट्रांसप्लांट का सक्सेस डायलिसिस से कहीं अत्यधिक है, प्लस जो लाइफ है वो भी नॉर्मल हो जाती है, जो डायलिसिस पे पॉसिबल नहीं है। रोबोटिक्स ऑन्कोलॉजिस्ट हैं आप, रोबोटिक सर्जरी किडनी ट्रांसप्लांट में किस तरह से कार्य कर रही है? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। क्या होता है कि हमारे पास वो पेशेंट्स भी आते हैं, वो रेसिपिएंट्स भी आते हैं जो कि बहुत मोटे हैं। जब इन्हीं पेशेंट्स को हम ओपन सर्जरी से ऑपरेशन करते हैं तो जो ओपन सर्जरी के बाद जो चीरा लगाया जाता है वो काफ़ी बड़ा होता है, उसमें इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं, उसमें हर्निया बनने के चांस बढ़ जाते हैं। रोबोटिक सर्जरी एक माध्यम है जहाँ पे किडनी के साइज़ का इतना चीरा लगा के किडनी को अंदर डाल दिया जाता है और रोबोट की मदद से। रोबोट कुछ नहीं है, रोबोट एक मास्टर स्लेव सिस्टम है। मतलब अगर मैं उस पर बैठा हूँ तो कंट्रोलिंग पावर मेरे पास है और जैसे मैं उसको ऑर्डर कर रहा हूँ वो शरीर में वैसे काम करता रहेगा। रोबोट का फ़ायदा ये मिलता है कि रोबोट आँख से 10 गुना अधिक मैग्नीफाइड देख सकता है, तो जो भी अंदर वाइटल स्ट्रक्चर्स हैं वो हमें अच्छे दिखाई देते हैं, जो भी हमें खून की नलियाँ हैं, नसें हैं, वो अच्छी दिखाई देते हैं ताकि उनको इंजरी ना हो। प्लस जो रोबोटिक के हैंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनसे रोबोट काम करता है उनकी रीच हर जगह होती है। वो 5 mm के इंस्ट्रूमेंट होते हैं और प्रैक्टिकली वो कहीं भी पहुंच सकते हैं। प्लस उसमें 3D विजन मिलता है, जैसे मैं अभी आंख से देख पा रहा हूँ मुझे वैसा ही विजन दिखाई देगा अंदर भी। सो प्रिसीजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो रोबोट की मदद से ऐसे रेसिपिएंट्स में हम इन्फेक्शन, हर्निया, इनकी जो इंसिडेंस है वो हम कम कर सकते हैं। और अब बारी आती है हमारे अगले सेगमेंट हेल्थ टिप की। तो हेल्थ टिप में डॉक्टर राहुल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किडनी की जो समस्या है इससे बचने के लिए अपना खान पान और अपनी दिनचर्या कैसी रखें? देखिए, दिनचर्या में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये कहा जाता है किडनी हेल्थ के लिए 30 to 45 मिनट्स यानी कि 30 से 45 मिनट एक्सरसाइज 5 दिन हफ्ते में बहुत ज़रूरी है। और एक्सरसाइज के लिए एक टाइमली शेड्यूल बनाएं। ऐसा नहीं है कि हम अपने फ़ोन पे या अपनी घड़ियों में काउंटर लगा के कि आज हमने 10,000 स्टेप पूरे कर लिया तो हमारी एक्सरसाइज होगी, वो कभी भी काउंटेबल नहीं होती। 30 to 45 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। हेल्दी डाइट, हेल्दी डाइट का मतलब है पौष्टिक आहार जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है उतना लीजिए, टाइमली लीजिए। 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप, एक टाइम पे सोना और 6 से 8 घंटे की स्लीप से बॉडी की रिकवरी होती है। जब भी कोई सोता है तो जो डेली वियर एंड टीयर होता है, बॉडी में जो नुकसान होता है, बॉडी उसको रिकवर करती है ठीक होने के लिए। प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करें, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराएं। अगर कभी भी किसी को की भी कोई शंका लगती है, प्रॉब्लम लगती है तो तुरंत कांटेक्ट करें। डॉक्टर राहुल, आप हमारे कार्यक्रम में आए, साथ में आपने इतने विस्तृत तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट पे इतनी बातें की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये तो था आज का कार्यक्रम। आप स्वस्थ रहें और आप स्वस्थ रहकर राष्ट्र की प्रगति में यूं ही अपना योगदान देते रहें। इसी आशा, इसी अपेक्षा के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।